उनको उसने ऐसे बोला कि देखो, हम सब में एक वेश्या होती है, मैं तुम्हें 15 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर देता जेंटलमैन डोंट टॉक अबाउट मनी। हाँ। हूँ। उसने एक बार ये भी कहा था कि आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट मिलियनेयर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। चोरी छुपके हेल्प बेस्ट ऑफ करो द वर्ल्ड बनवाओ। कि हमारे और प्लेयर्स को लेके आओ। जबड़ा टूट गया तो सीधा हॉस्पिटल। भाई ये फ्रेंडली मैच नहीं है, ये एग्जीबिशन मैच नहीं है, ये हाँ, असली इंटेंस अग्रेसिव क्रिकेट चल रही है यहाँ पे। एकदम मतलब स्कैंडल हो गया, लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग बिक गए। ये सारी पोल खुल गई और उसके बाद कोहराम मचा। हेलो एंड वेलकम टू दिस शो जिसका नाम है दुनिया जादू का खिलौना, जहां हम बातें करते हैं रंग बिरंगे लोगों की, अजीबोगरीब घटनाओं की और कई ऐसे दिलचस्प कहानियों की जो आप शायद अच्छी तरह से इन डेप्थ नहीं जानते होंगे। तो आज के शो में हम आपका स्वागत करते हैं। बिफोर वी बिगिन, अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एल के गुप्ता। और मैं हूँ रिकी। हेलो। ओके, रिकी, वर्ल्ड कप इज कमिंग। यस। वेरी वर्ल्ड कप एक्साइटेड। क्रिकेट। तो मैं आज एक ऐसे आदमी की बात करना चाहता हूँ हम्म। जिसने गुस्से के मारे अपनी जिद में उसने क्रिकेट के लोगों की, सारे अथॉरिटीज की हवा निकाल दी। ओके। और जो उसने किया हाँ। उसका ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि क्रिकेट फिर कभी वैसा रहा ही नहीं जैसे पहले हुआ करता था। वेरी कूल। और जो हम आजकल देखते हैं ना ओडीआईज और टी20 गेम्स में, वो सब कुछ आप कह सकते हो इट इज थैंक्स टू दिस वन मैन हम्म। जिसका नाम था कैरी पैकर। जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है, लेकिन उनकी बैक स्टोरी शायद लोगों को इतनी पता ना हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, अगर हम्म। वो हमारे ऑडियंस में शामिल हैं, तो उनको शायद कैरी पैकर के बारे में शायद बिल्कुल ही ना पता हो। और हम लोग 70s 80s में बड़े हुए थे, हमें थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जो इन डेप्थ कहानी है उसकी, वो शायद हमें भी इतना नहीं पता थी। जो पढ़ा, मैंने एक किताब पढ़ी, मैंने कुछ रिसर्च किया ऑनलाइन, तो मुझे हम्म। पता लगा जैसे अब कैसे कैसे चेंजेस की बात हो रही है। जो हम लोग आजकल देखते हैं, कलर ड्रेसेस, हम्म। फ्लड लाइट में डे नाइट गेम्स, वाइट क्रिकेट बॉल। विच आर ऑल हाँ, नॉर्मल थिंग्स। इसको तो अब नॉर्मल माना जाता है, बट एक टाइम में तो कितना एक टाइम पे ऐसे रेवोल्यूशनरी रहा बिल्कुल नहीं वो। था। अरे ये तो छोड़ो, हाँ। इवन हेलमेट्स, जो बैट्समैन हेलमेट पहनते अच्छा। हैं पहले, वो भी नहीं था। सो ओके। ये कैरी पैकर ने कुछ ऐसा किया और धमाल मचाया हम्म। जिसकी वजह से ये सब चेंजेस आए क्रिकेट में। ओके। तो उसकी बात आज हम करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया में। अब ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी कहानी ओके। शुरू होती है ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में। 70s की बात कर रहे हैं। 70s की बात कर रहे हैं। लेकिन उन दिनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो पावरफुल क्रिकेट कंट्रीज हुआ करते थे। एशेस। एशेज था बहुत बड़ा, मतलब आजकल भी बिल्कुल एशेज होते हैं, वो बिल्कुल। काफ़ी। उस टाइम की इंडिया पाकिस्तान तो वही थी। इंडिया पाकिस्तान उतना ज़्यादा होता भी नहीं था। हाँ। पहले फ्लैशबैक करते हैं, 70s में क्रिकेट कैसा होता था। टेस्ट मैचेस ही होते थे, है इट ना। वाज रियली अ जेंटलमैन स्पोर्ट, बिकॉज बिल्कुल। लहजा भी वही होता था। हाँ, हाँ। सबका खेलने का तरीका भी और लुक भी सेम। इट वाज अ लॉट स्लोअर, यस। इतना पावरफुल गेम नहीं था। और उस समय इतना पैसा भी नहीं था गेम में। बट टेस्ट क्रिकेट में ऑडियंसेस कम हो रहे थे। 70s के अंदर फिर भी थोड़ा सा ऑडियंस का इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि कलर टीवीज हर घर में आने लग गए थे उन राइट। उन देशों में। और कलर टीवी वगैरह आने के बाद जो टीसीसीबी है, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड, और एसीबी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ये दो राइट। सबसे पावरफुल थे। हाँ हाँ। वो लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे थे कि चलो यार थोड़ा पैसा बनाया जाए इससे, अब लोग आ रहे हैं देख रहे हैं। तो इस बीच में क्या हुआ कि अब हमारी मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, कैरी पैकर। हम्म। अराउंड 74 में कैरी पैकर के फादर का देहांत हुआ। ही वॉज हेडिंग दिस बिग बिजनेस जिसमें एक बड़ा पार्ट था चैनल 9। चैनल 9 वॉज अ टीवी स्टेशन। तो तो कैरी पैकर वाज अ मीडिया ओनिंग ही वॉज अ कंपनी मीडिया के। ओनिंग कंपनी, हाँ। हाँ, उसमें थे। चैनल 9, हाँ, तो उनके न्यूज़पेपर्स भी थे और अच्छा। चैनल 9 एक बड़ा। और कैरी पैकर जो उनके फादर के बाद जब उन्होंने लिया, तो कैरी पैकर को
ये लगा कि यार हमारी टीआरपीज वगैरह उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया कि चलो स्पोर्ट्स लेके आते हैं कि ये लोगों को अच्छा लगेगा। एंड और वी नो उनके फॉर अ फैक्ट कि ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स इज वेरी बिग। या इट्स अ वेरी आउटडोर्स कंट्री, हाँ राइट? राइट, लोग करते हैं करते स्पोर्ट्स, हैं, खुद भी करते हैं उनके और लाइफ देखते भी में हैं। बिल्कुल रोला मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो और उसके बाद व्हेन ही सॉ कि यार लोगों का अटेंशन जा रहा है हाँ यार स्पोर्ट्स की तरफ, तो उन्होंने पहले गोल्फ वगैरह लेके आए, तो उन्होंने गोल्फ की राइट्स टू टेलीकास्ट वो सब अच्छा लिया और ओके। गोल्फ वगैरह को। और उसके बाद उनकी निगाह पड़ी क्रिकेट पे, तो ही वाज आल्सो अ क्रिकेट फैन। हम्म तो उन्होंने बोला यार अगर मैं चैनल 9 पे कुछ नए तरीके से क्रिकेट को पैकेज करके हम्म मैं अगर लोगों को दिखाऊंगा हम्म, तो अच्छा लगेगा। तो उनका आइडिया ये था कि वो गए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के पास। तो वो उनके पास गए क्योंकि उससे पहले जो टेलीकास्ट कर रहा था वो थी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, उनका जिसका नाम था दूरदर्शन। एबीसी। उनका दूरदर्शन इट्स अ पब्लिक फंडेड कंपनी, पब्लिक फंडेड एज इन गवर्नमेंट फंडिंग वाली कंपनी थी उनका दूरदर्शन। सही कहा। तो उस समय वो राइट्स 20 साल से एबीसी के पास ही था, अच्छा। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पास। हम्म तो वो खत्म होने वाला था 1976 में। तो पैकर ने सोचा ये सही मौका है। राइट। तो वो गए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास गए और उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा वो राइट्स खत्म हो रहे, मैं तुम्हें $15 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर देता हूँ, तुम मेरे को 3 साल के लिए इसके राइट्स दे दो। $15 लाख का मायने क्या है? मतलब आज के ज़माने में तो मिलियंस होगा, और उस समय वैसे भी वो थोड़ी बैठी हुई इंडस्ट्री थी, तो ज़्यादा सुनने में ज़्यादा नहीं लगती $15 लाख। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की तरफ से था उससे 8 गुना ज़्यादा था ये। अच्छा। तो ही वॉज विलिंग टू पुट मनी ऑन द हाँ हाँ टेबल हाँ कि यार हाँ, मुझे राइट्स दो, पोटेंशियल मैं बढ़िया से चलाऊंगा देखा इसको। होगा उसने। तो जो क्रिकेट बोर्ड था ऑस्ट्रेलिया का, उनकी थोड़ी लॉयल्टी, वो थोड़ा याराना जो भी कह लो ब्रॉडकास्टिंग अमेरिका सॉरी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ, वो थोड़ा ज़्यादा था। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार ये 20 साल से हमारे साथ कर रहे हैं, तुम तो अभी अभी आए हो, मतलब इनको कैसे छोड़ सकते हैं। 8 टाइम्स मोर मनी और इनका हाँ। ललचाए नहीं है लोग। और खत्म हो रहा था, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था एबीसी का। तो इन लोगों ने तो कैरी पैकर एक बड़े कलरफुल किस्म का आदमी था, मस्त आदमी था। हाँ और वो ब्लंटली बात करता था, जो मुंह में आता था तपाक से बोल देता था। हाँ और उसकी लैंग्वेज मैं तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इंग्लिश में जो बोला सो बोला, बट ये मैंने एक किताब में पढ़ा कि ये बोला था उसने। जो एसीबी के जो का तो उस टाइम ऑफिशियल्स थे, हेड होगा। हाँ बोर्ड के ऑफिशियल्स थे, उनको उसने ऐसे बोला कि देखो हम सब में एक वेश्या होती है, हम सब में एक वेश्या होती है और उसकी कीमत होती है। हम्म तो मुझे पता है तुमने अभी तक दोबारा साइन तो किया नहीं है एबीसी के साथ, हम्म, तुम बताओ क्या दाम है तुम्हारा। तो मतलब हमारे सबके अंदर कहता है बहुत हर चीज का दाम होता है, तुम ऑफ दाम कोर्स। बताओ। हाँ लेकिन वो एसीबी वाले जो थे, उन्होंने तो बोला नहीं, उन्होंने राइट्स दे दिए वापस सिर्फ से फिर से गवर्नमेंट वाली कंपनी एबीसी को। तो इज इट बिकॉज और ऑफ लॉयल्टी या ये चैनल इतना बड़ा नहीं था इट इज या? प्योरली बिकॉज ऑफ लॉयल्टी। अच्छा कि लॉयल्टी बोलो या उनको लगता है बॉयज क्लब चल रहा है भाई, याराना है इन लोगों का। ओके। और पता है कितने में उन लोगों ने अगले 3 साल के लिए राइट्स दिए एबीसी को? $2 लाख। ये बंदे की कैरी पैकर का ऑफर था 15 लाख। 15 लाख का, उन लोगों ने 2 लाख में उसको दे दिया। अब इसको लग गई आग, ऑफ कोर्स। ये धांधली चल रही है, ऐसे तो नहीं चलेगा। खैर क्या कर सकता था, क्या कर सकता था? वेल ही डिसाइडेड कि यार मुझे क्रिकेट तो लेके आना है अपने चैनल पे, बिकॉज जनता को क्रिकेट चाहिए और मेरे राइट। टीआरपी गिर रहे हैं हम्म सारे। वो सीरियल वीरियल दिखा के नहीं होने वाला काम, सिर्फ हम्म गोल्फ दिखा के काम नहीं होगा। उसने बोला कि मैं जाता हूँ अब इंग्लैंड के पास। 1977 में एक बड़ा एशेज का टूर होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो सब सारी जनता देखती है। हम्म, तो वो गया टीसीसीबी के पास, टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड। ठीक है। उसने वहां पे उनको एक ऑफर डाल दिया कि अगले साल जब एशेज होगा तो चैनल 9 पे आप ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए मुझे राइट्स दो। हम्म, अब इससे पहले कि टीसीसीबी ये डिसाइड करती, इधर से ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भनक पड़ गई कि ये वहां कोटेशन डालने गया है, तो अगर वो कर देगा तो ऑस्ट्रेलिया में चैनल 9 ही दिखाएगा और हमारे दोस्तों को एबीसी वालों को नहीं मिलेगा। तो हम्म, उन लोगों ने ये फोर्स करने की कोशिश की टीसीसीबी को कि यार इसको मत देना। कैरी अच्छा। पैकर को जब ये पता लगा, वो तो डेस्परेट था, एक तो हाँ खुंदक। हाँ उसने जैसे ही पता लगा उसने अपना ऑफर डबल कर दिया और उसने वो राइट्स ले लिए, टेलीकास्टिंग राइट्स ऑफ 1977 एशेज सीरीज। बोला अच्छा। अब तो आ गए मेरे पास, पर उसको खुंदक हो गई।
यहाँ से उसका गुस्सा शुरू हुआ और उसकी जिद शुरू हुई। तो उसने बोला बॉस कुछ तो करना पड़ेगा, इन लोगों को सबक सिखाऊंगा और मेरे को अपना कुछ खास बड़ा करना है। तो क्या हुआ था, उसके कुछ समय पहले, इस इन सब चीज़ों पहले, कुछ दो ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन थे। हम्म। उन्होंने एक आइडिया दिया था पैकर को, कि आइडिया ये था कि एक प्राइवेट सीरीज ऑफ एग्जीबिशन गेम्स होनी चाहिए जिसके अंदर दुनिया के टॉप मोस्ट खिलाड़ी आएंगे और हम उसको टीवी पे डालेंगे। तो हम्म। उस समय तो कैरी पैकर ने आइडिया को डेवलप नहीं किया था, लेकिन जब ये सब हुआ ना, हम्म। पीसीसीबी एसीबी और ये सब का, तो उसने बोला वो आइडिया जब डेवलप करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स उस जमाने के हम्म। और टॉप पूरी दुनिया के प्लेयर्स, हम दो टीम्स बनाएंगे, अच्छा। ऑस्ट्रेलियन 11 और वर्ल्ड 11, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11, और फिर उनसे मैचेस करवाएंगे, एग्जीबिशन मैचेस होंगे ठीक है। और टीवी पे डालेंगे और जनता देखेगी कि भैया दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स एक साथ एक जगह पे। और एग्जीबिशन मैच का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड्स में हाँ, उनके वो रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं एंट्री नहीं होते। होती है, वो रिकॉर्ड्स में एंट्री नहीं होती है, बट लेकिन गेम तो वही पूरी एंटरटेनमेंट, होती है। गेम वही होती है, एंटरटेनमेंट पूरी होती है। अब करें कैसे, ये तो बिजनेसमैन है, हम्म। करने का तरीका भी तो आना चाहिए। तो क्रिकेट के अंदर के लोगों को कुछ करना पड़ेगा इसका। राइट। इसको पता था कि एसीबी तो करेगा नहीं। उस समय एक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिसेंटली रिटायर हुए थे, उनका नाम था इयन चैपल। जिनके अगेन, बारे में हम सब ने हम तो सुना। जानते हैं, जी। लेकिन हो सकता है हमारे यंगर विल ऑडियंस को नॉट शायद नो, इतना नहीं पता एक्चुअली है। विल नॉट। इयन चैपल वाज अ हाईली कैरिज्मेटिक एंड वेरी अग्रेसिव बैट्समैन, और कैप्टन भी बहुत ज़बरदस्त था। राइट। तो वो रिटायर हुआ था। और उस ज़माने में क्या होता था ना, कि पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में शायद कम था, लेकिन पूरी दुनिया में, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया लो, वेस्ट इंडीज़ लो, इंडिया लो, जो भी लो, हर जगह 100% फुल टाइम कोई क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेलता था। अच्छा। प्रोफेशनल्स जो हम कहते हैं ना, कि जिसका प्रोफेशन, जिसकी लाइवलीहुड, दाना सिर्फ पानी क्रिकेट सिर्फ से आ क्रिकेट रही चले, है। वो होता ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही था। अब सारे हाँ। क्रिकेटर्स जो थे, जो नेशनल साइड्स के बड़े बड़े दिग्गज थे, वो जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते थे ना, तो वो लोग कोई ना कोई नौकरी कर रहे थे। कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई कोचिंग कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी का सेल्समैन है, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, क्योंकि वेरी गुजारा करने के लिए इतने पैसे नहीं बनते थे उनको। ये बात तो हाँ, मुझे भी पता है। हमारे यहाँ भी ऐसे था। हम्म। हमारे सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, ये सब लोग टॉप के खिलाड़ी थे, इनके तो वो जॉब्स सबके। होते थे रेलवेज में, एयर इंडिया में, एग्जैक्टली exactly, हाँ। उस तरह की कंपनीज में होते थे। हाँ, तो क्योंकि गुजारा कर, पैसे नहीं थे क्रिकेट में उतना, और कोई बोर्ड इतना पैसा कमाता नहीं था। हम्म। तो पैकर ने इयन चैपल को पकड़ा, क्योंकि इयन चैपल आफ्टर, जब छोड़ दिया उसने क्रिकेट, रिटायर हो गया, हम्म। तो वो एडवर्टाइजिंग, जिलेट के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहा है, मॉडल बना हुआ है, या किसी कार कंपनी के लिए मॉडलिंग करके वो वैसे ही कमा रहा था। उस टाइम ये तो लोग कमेंट्री या उसमें जाते थे। उतना नहीं होता था ना, हाँ। उतना नहीं होता था। तो यूं हुआ कि इयन चैपल को पैकर ने बोला कि यार तुम मेरे साथ आ जाओ, ये हम्म। कॉन्सेप्ट है, हम्म। अब तुम्हारा ये जिम्मा होगा कि तुम टॉप के खिलाड़ियों से, क्योंकि तुम तुम सिस्टम के जानते हो, अंदर जानते हो, नेटवर्क में और हो। इनफैक्ट इयन चैपल का भाई ग्रेग चैपल तो टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी वो उस खेल समय ही रहा खेल ही होगा। रहा हाँ, था, हाँ। और ट्रेवर चैपल उनका तीसरा भाई भी अच्छा। डोमेस्टिक लेवल पे भी खेला था। तो उनकी जड़ें तो काफी अंदर तक थी। हाँ। तो उसने बोला इयन चैपल को कि तुम्हारा ये काम होगा कि बिल्कुल चोरी छुपे, किसी को पता ना चले, लेकिन मेरे को टॉप के प्लेयर साइन अप करके दो, ताकि वो मेरे पास आए मेरी प्राइवेट लीग में, जिसका ठीक है। नाम उसने रखा था वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, WSC। अच्छा। तो इयन चैपल को क्या मतलब, अंधा क्या चाहे दो आंखें, वैसे ही पैसे नहीं बन रहे थे। ग्रेट। और इसको उन्होंने बोला 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओ इयन चैपल को, मैं तुम्हें $75,000 दूंगा। उनके लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात थी। रकम थी, कहते भाई इसके लिए तो हाँ। मैं जान लगा दूंगा, कुछ हाँ। भी कर दूंगा। वैसे भी इयन चैपल को खुन्नस थी अपने बोर्ड से, क्योंकि जब वो कैप्टन थे तो वो कई बार जा जाके वो अपने बोर्ड से पिटिशंस करते थे हम्म। कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, या हमें अच्छा। कहीं और खेलने का मौका दो, ओके। ताकि अन बोर्ड वुड से। बड़ा कॉन्जर्वेटिव बोर्ड था। इनफैक्ट उस बोर्ड में पता है एक और सीनियर मेंबर कौन था, हम्म। दुनिया के सबसे, जो आज तक माने जाते हैं बढ़िया बैट्समैन, डॉन ब्रैडमैन। डोनाल्ड ब्रैडमैन। डॉन ब्रैडमैन बोर्ड, दे वर आल्सो कंजर्वेटिव। हाँ। वो लोग तो ये कहते थे कि देखो, तुम्हें, अगर तुम सच्चे देशभक्त हो, तो तुम्हें खुद के पैसे लगा के खेलना चाहिए इस देश के लिए। बी अ जेंटलमैन। हाँ, बी ए जेंटलमैन, हम तुम्हें और पैसे दें, तुम्हें मतलब देश के लिए खेल रहे हो, ये काफी नहीं जेंटलमैन डोंट टॉक अबाउट मनी। हाँ। है। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो जेंटलमैन स्पोर्ट है। तो इयन चैपल तो वैसे भी बेचारा जला हुआ था, कुढ़ा हुआ था। उसने बोला पक्का मैं तो करके दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो एक ये बात हो गई।
उसके बाद इन लोगों ने ऐसा किया कि बाकी दुनिया के और भी प्लेयर्स को साइन अप करना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो चलो इयन चैपल कर देगा, अब दुनिया भर के प्लेयर्स को कैरी पैकर के कॉन्टैक्ट्स कहाँ थे? तो इयन चैपल ने सुझाया कि देख ऐसा है, एक क्रिकेटर है जो पैसों में बहुत इंटरेस्टेड है, और उसका नाम बताया। पता है उसका नाम कौन था, क्या क्या? था? टोनी ग्रेग। ओके, टोनी ग्रेग। ठीक है। टोनी ग्रेग वॉज एट दैट टाइम द कैप्टन ऑफ द इंग्लैंड साइड। तो नो लेस, हाँ, रिटायर्ड भी नहीं, कुछ नहीं, भैया वो कैप्टन था उस वक्त का। एक्टिव प्लेयर। ठीक है, एक्टिव प्लेयर था। तो टोनी ग्रेग से इन्होंने कांटेक्ट किया। अब टोनी ग्रेग के बारे में तुम्हें बताऊं कुछ, कि ही वॉज अ वेरी लव्ड क्रिकेटर इन हिज कंट्री, यस, इंग्लैंड में ही। आज भी है। हालांकि उसकी माँ साउथ अफ्रीकन थी, ही वॉज साउथ अफ्रीकन बॉर्न, लेकिन उसका जो फादर थे वो इंग्लिश थे। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका में पढ़ने उड़ने के बाद ही सेड कि मुझे क्रिकेट में हाथ आजमाना है, तो वो इंग्लैंड चले गए थे। वो इंग्लैंड में अच्छा खेल के ही बिकेम द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड साइड। और उस टाइम और वो शायद साउथ अफ्रीका में उनका शायद वो वर्ल्ड एक्सपोजर था भी नहीं, अपार्थाइड की वजह से। अपार्थाइड चल रहा था, तो साउथ अफ्रीका को तो वैसे बैन कर रखा था। वहाँ के इतनी बढ़िया टीमें होती थी, लेकिन वो लोग खेल नहीं पाते थे। हम्म। तो ऑब्वियसली बंदे को क्रिकेट खेलना है तो साउथ अफ्रीका में नहीं कर से वो सकता। इंग्लैंड था। वो गया, इंग्लैंड का कैप्टन बन गया, बढ़िया खेला, पब्लिक को बहुत पसंद था। बंदा एग्रेसिव क्रिकेटर था, या एकदम जीतने के लिए हावी रहता था, भूखा था जीत के लिए। या इनफैक्ट उसकी एक कहानी है, जब एक बार वेस्ट इंडीज के साथ इंग्लैंड का मैच चल रहा था, तो टेस्ट मैच चल रहा था, और टोनी ग्रेग वॉज अ यंग प्लेयर, उस समय कैप्टन नहीं था। तो वो शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा था, और चौथा दिन टेस्ट मैच का खत्म होने वाला है, वेस्ट इंडीज जीत की कगार पे। सबको पता है डेज प्ले खत्म होने वाला है, ठीक है, लास्ट ओवर चल रहा था, कुछ 20-30 रन चाहिए थे। हम्म। और उनको पता है अगले दिन आएंगे, पांचवें दिन आके सुबह सुबह रन बनेंगे, खत्म हो जाएगा। उनका स्टार बैट्समैन उस समय एल्विन कालीचरण, अच्छा। वो था नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और एक और कोई बैट्समैन था जो स्ट्राइक ले रहा था लास्ट ओवर। हम्म। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल, सबको पता है कि आज के दिन का लास्ट बॉल है, उसके बाद वी विल रिटायर फॉर द डे। तो बॉल हुई, वो जो बैट्समैन था उसने टुक करके बॉल को यूं खोआ, और चल पड़ा पेविलियन की तरफ, क्योंकि डे का लास्ट ओवर का लास्ट बॉल था। और अपने कालीचरण बाबू जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, उनको पेविलियन जाना है, तो वो भी मतलब क्रीज छोड़ के चल पड़े। तो टोनी ग्रेग इतना कॉम्पिटिटिव आदमी, उसने बॉल पकड़ी, उसने देखा वो बाहर है, उसने मारी निकाल नॉन दी। स्ट्राइकर एंड पे, और अपील कर दिया, रन आउट कर दिया मैंने कालीचरण को। अंपायर फैंटास्टिक। बोले हाँ यार सच में क्रीज के तो बाहर है, आउट हो गया लास्ट बॉल पे बंदा। ओ हो, खूब धमाल मचा उसके बाद, जनता एकदम। आई कैन इमेजिन। क्या? तो उस दिन रातों रात उन लोगों की ऑफिशियल्स जो मैच देख रहे थे और जो इन्वॉल्व थे, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के ऑफिशियल्स की और टीम कैप्टन्स की मीटिंग हुई इस बारे में, कि ये क्या बदतमीजी है तुम लोगों की एंड ऑल दैट। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि नहीं, उस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाएगा। और और इंग्लैंड ने अपना ये अपील जो है वो वापस लिया, कि कालीचरण को आउट नहीं मानेंगे हम। अगली सुबह प्रेस स्टेटमेंट निकली जिसके अंदर ये बोला गया, और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि अपॉलॉजीज फ्रॉम टोनी ग्रेग साइड। ओके। तो फिर मैच आगे बढ़ा, ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज ने जीतना था, वो जीत गए। लेकिन इससे तुम्हें पता लगता है कैरेक्टर क्या था ये जीतने टोनी ग्रेग, का जीतने हवस। के लिए, और टू कम ऑन टॉप, कि मैं कैसे छोड़ दूं। टू विन एट एनी कॉस्ट। या एग्जैक्टली। तो बाय द वे, नॉट द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड हैज प्लेड डर्टी इन क्रिकेट, सो ये भी ये हमें तो पता है। बातें चलती किसी रहती दिन हैं। उस कहानी को भी हम। इनफैक्ट टोनी ग्रेग के साथ और भी ऐसे हादसे हुए थे, खैर उसकी बात अभी हम अलग करते। सो टोनी ग्रेग 100 बात की एक बात, उसको टॉप ऑन टॉप रहना जरूरी था। उसने एक बार ये भी कहा था कि आई वांट टू बी द फर्स्ट मिलियनेयर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। उस समय इतने पैसे नहीं होते थे, तो टोनी ग्रेग को जहां मौका था, उसको तो पता था कैप्टन हूं, अभी कुछ सालों की बात है। तो इस दौरान वो एडवर्टाइजिंग के अंदर घुसता रहता था, वो अपने न्यूज़पेपर कॉलम्स लिखता था, वो जहां मौके मिलता था वो पैसे बनाने की कोशिश करता रहता था। राइट। बिकॉज ही न्यू कि ये तो 4 दिन की चांदनी है भाई, हाँ, रिटायर शॉर्ट हो गए लिव्ड तो उसके बाद करियर तो कुछ भी बच। होता था। हाँ। तो अब ग्रेग को सेलेक्ट किया इन लोगों ने, टोनी ग्रेग को, कि भाई अब तुम हमें हेल्प करो, अगेन चोरी छुप के हेल्प बेस्ट ऑफ करो, द वर्ल्ड बनवाओ। कि हमारे और प्लेयर्स को लेके आओ। तो टोनी ग्रेग ने बोला बिल्कुल मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो सबको जानता हूँ। तो उसने कॉन्टैक्ट लगा लगा के उसने बखूबी ये काम किया, अपने इंग्लैंड की टीम के अंदर भी, और वेस्ट इंडियंस, पाकिस्तानीज, न्यूजीलैंड, ये सब सब लोगों को
तो ऐसे ऐसे कर करके चुन तो चुन एक के चीज एल के क्लैरिफाई करो, ये हम लोग चोरी छुपे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड्स परेशान करेंगे प्लेयर्स को। क्योंकि हाँ, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ तय नहीं है, अगर आप बोर्ड्स को पता लग गया तो वो तो प्लेयर्स पे प्रेशर डाल देंगे ना। वो तो सैक भी कर सकते हैं वो शायद। तो निकाल भी सकते हैं आपको, राइट। तो पता तो नहीं लगना चाहिए, जब तक हमारा सब कुछ सेट हो जाए राइट, उसके बाद बोर्ड जो मर्जी ठीक है, बोले ठीक। भाई, है ना। और बाय द वे हुआ ऐसे ही जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद 1977 में एशेस जो मैंने बताया, जिसके लिए कैरी पैकर ने या राइट्स, टेलीकास्टिंग राइट्स लिए थे, वो होना था। सो मई 1977 में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची, 17 लोगों की टीम पहुंची। उस समय तक 17 में से 13 जने चुपके चुपके साइन अप हो चुके थे कैरी पैकर के सीरीज के लिए, अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली किसी को बता नहीं सकते थे। हम्म। एक दो लोगों को छोड़ के प्लेयर्स के बीच में भी लोगों को पता नहीं था कि ये कहीं साइन अप तो नहीं हुआ या वो कहीं साइन अप नहीं हुआ। हर एक को बोला था तुम बिल्कुल चुप रहोगे, किसी को नहीं बताना ये। सो इवन प्लेयर्स के बीच में लोगों को नहीं पता था ये कौन साइन अप है कौन नहीं है। तो 17 में से 13 प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के आए हैं वो पैकर के लिए साइन अप थे। और इनको अच्छे और अच्छे पैसे प्रॉमिस हुए होंगे। सबको, किसी को 50,000, किसी को 30,000, किसी को 70,000, सबको अच्छे अच्छे पैसे। हमारे आईपीएल की तरह सबके रेट एग्जैक्टली, अलग अलग। लेकिन चुपके चुपके, राइट। राइट। और उसके अलावा 13 लोग तो ये थे, उसके हम्म। अलावा एक दर्जन और थे हम्म। जो कि वेस्ट इंडीज से या दूसरे देशों से हम्म। ऑलरेडी अपना करार दे चुके थे ठीक कि है। हाँ भाई हम आएंगे। अब ये कौन कौन से प्लेयर्स थे जरा सोच के देखो, उस जमाने के बिल्कुल ग्रेट्स, दिग्गज जिसको कहते हैं। वेस्ट इंडीज की बात करूं तो हम्म। ओके, हम्म। तुम्हें बड़े नाम पता होंगे, क्लाइव लॉयड, हम्म। विवियन रिचर्ड्स, हम्म। माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, हम्म। गॉर्डन ग्रिनिच। मतलब ग्रेट्स थे उस जमाने में And all लोग। and young दे guys, आर they were यंग all in their गाइस, और 20s. क्लाइव लॉयड एट दैट टाइम वाज द कैप्टन, Yeah. और वो साइंड अप थे। वही शायद अगर मैं बताऊं ओल्डेस्ट वही थे शायद। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के कौन कौन के, जैसे टोनी ग्रेग तो था ही, डेनिस एमिस बहुत फेमस प्लेयर था, हम्म। जॉन स्नो उनका मेजर फास्ट बॉलर था। हम्म। उस तरह के लोग थे ऑस्ट्रेलिया के। आप समझ लो जैसे ग्रेग चैपल हुआ, बॉर्डर होंगे। इयन चैपल तो था ही, बॉर्डर उस समय तक डेब्यू भी बाद। नहीं किया था। अच्छा। डेनिस लिली, रॉडनी मार्श उनका मेजर विकेट कीपर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था उस समय। पाकिस्तान के जहीर अब्बास, इमरान खान, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद। हम्म। और उस समय क्योंकि साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी बैंड थी क्रिकेट से, लेकिन उस समय के कुछ ग्रेट्स ऐसे थे जिनका दबदबा फिर भी था। हम्म। तो प्रॉक्टर, बैरी रिचर्ड्स, इस तरह के प्लेयर्स को वहां से भी लेके आए। अच्छा। तो इन लोगों ने 2 दर्जन लोग तो तब तक तैयार कर रखे थे। कुछ हमारे, और कुछ नाम। नहीं, हमारे नाम नहीं थे। और मैंने ये जानने की कोशिश करी हम्म। कि ऐसा क्यों था कि इंडियंस ने गए। क्या था ना, इंडिया की जो टीम थी उस समय बहुत बहुत वीक हाईली थी। रिगार्डेड नहीं थी, वीक सी थी, हमारी हारते टीम रहते। तो वीक थी, तभी तो हम जब वर्ल्ड कप हम्म, हमने जीता, हाँ, इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड टू इवन अनएक्सपेक्टेड। अस। हाँ, तो उस समय कपिल देव जैसा बंदा नहीं था, लेकिन इंडियन टीम में 2 ऐसे स्टार टाइप के लोग थे, कैरिस्मेटिक एंड ग्रेट परफॉर्मर्स थे, जिनको मैंने कहीं पढ़ा कि शायद उन्हें अप्रोच किया गया था। वन वाज बिशन सिंह बेदी, ही वाज द टॉप स्पिनर ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेरी वेरी या गो गेटर। वेरी गो गेटिंग काइंड ऑफ गाय। और दूसरे थे सुनील गावस्कर। बाय द मिडिल ऑफ 70s ही वाज वन ऑफ द प्रीमियर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। बैट्समैन, यस करेक्ट। इनफैक्ट कहीं मैंने पढ़ा कि बेदी तो ही वाज डेड अगेंस्ट दिस होल कॉन्सेप्ट कि प्लेयर्स को खरीदना बेचना ये कौन सी बात हुई। अच्छा। आई ऑल्सो रेड कि कहीं पे सुनील गावस्कर को कहीं टेम्पटेशन तो हुई थी, लेकिन ही डिसाइडेड नॉट हम्म। कि तो आप ये देख सकते हो कि जो ज़्यादा कैरिस्मेटिक प्लेयर्स थे, और इंडियन प्लेयर्स ज़्यादा काउंटी वगैरह भी नहीं खेलते थे, इतने जाने माने भी नहीं थे, 2 प्लेयर्स थे, तो मेरे ख्याल से इंडियंस को नहीं उन्होंने रखा, ठीक है। राइट। बट दे हैड ऑल दीज ग्रेट्स। अब ये सब हुआ बिल्कुल चुपचाप, हम्म। लेकिन उस टूर के दौरान जो एशेज का टूर था, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि सारी पोल खुल गई, और उसके बाद कोहराम मचा। क्या हुआ कि उनका एक ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था लोकल साइड के साथ, जो वार्म अप टाइप का मैच होता है ना, ओके। तो वो मैच था, वो बारिश की वजह से वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो गया। तो टोनी ग्रेग ने एक रात को अपने घर पे एक पार्टी रखी, सारे प्लेयर्स, और जो जो प्लेयर्स के वाइफ्स वगैरह थे वो भी, हाँ ठीक है। कुछ जर्नलिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे, इंग्लैंड के भी थे। तो अच्छी सी ग्रैंड पार्टी रखी उसने, सब लोग आए पार्टी के लिए। उस पार्टी के दौरान कहीं कुछ खुसुर फुसुर कोई बातचीत में ये 2 जर्नलिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनको ये खबर मिल गई कि यार ये कुछ चल रहा है यहाँ पे,
कि कोई रेबेल टीम बनने वाली है और दुनिया के टॉप प्लेयर्स ना अलग खिसकने वाले हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ कि अभी तक ये कैसे बात लोगों ने अपने तक। कई महीनों तक, हाँ हाँ, हाँ। एकदम पेट में बात दबा के रखी थी। तो बात निकल गई और उन जर्नलिस्ट ने आओ देखा ना ताओ, अगले दिन अपने फटाफट न्यूज़पेपर वालों के जो तार भेजे जाते थे उस समय, और स्टोरी लिख के, उधर तो ब्रिटेन में तो स्कैंडल हाँ, बहुत आसानी से वो तो सन और वो पेपर्स। ऑस्ट्रेलिया में भी छपा और फिर इंग्लैंड में भी छपा, हम्म। और अगले दिन तबाही मचनी शुरू हुई। एकदम मतलब स्कैंडल हो गया, लोग बात कर रहे हैं हर तरफ। ठीक है, अथॉरिटीज जो हैं, जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसे, जो उन लोग हाँ। के अंदर जो होगा सो होगा, पब्लिक में इतना आक्रोश फैल गया कि ये लोग बिक गए, मतलब पैसों के लिए बिक गए। और सबसे ज्यादा थू थू किसकी हुई? टोनी ग्रेग की। हम्म। कि यार हम तो तुम्हें हीरो मानते थे, तुम तो बिक गए, और देश छोड़ के तुम मतलब प्राइवेट लीग खेलोगे हाँ। और ऑल्सो बिकॉज कैरी पैकर इतना जाना माना नहीं था इंग्लैंड में, श्योर। क्योंकि वो हाँ ऑस्ट्रेलिया का समझ आता है बिजनेसमैन था। हाँ। तो उन लोगों को कैरी पैकर थोड़ा बच सा गया इससे। लेकिन अब इसके बाद ये हुआ कि लेटिंग द कैट अमंग्स द माउस वाली बात हो गई। अब तो जो बोर्ड थे वो लोग भी बातें करने लग गए कि यार इन लोगों के साथ क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो ये किया उन लोगों ने कि टोनी ग्रे को कैप्टनसी से हटा दिया, लेकिन उसको टीम में फिर भी रखा एज अ प्लेयर। ठीक है। कैप्टनसी से तो हटा दिया उसको। हम्म। और उसके बाद वो लोग प्रेशर बना रहे हैं अलग अलग तरह से कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें बैन हो जाओगे, एक्सेट्रा। तो प्लेयर्स जो साइंड अप थे करी पैकर के साथ, उनको थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन उन्होंने बोला भाई पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं और बंदा हमारे साथ है। हाँ। तो इस बीच में कैरी पैकर ने सोचा थोड़ा पीआर करना चाहिए मुझे इंग्लैंड जाके। तो पैकर जी गए इंग्लैंड। वहाँ पे एक मेजर टॉक टॉक प्रोग्राम, टॉक शो होता है, वो था, जिसके अंदर कैरी पैकर अपीयर्ड ऑन टीवी। ठीक है। उसका प्रोग्राम का होस्ट जो था वो बहुत ही अग्रेसिव रहा उसके साथ। उसने सोचा मैं इसकी ऐसी तैसी करूंगा पैकर की, बट पैकर तो अच्छे से प्रिपेयर्ड आया था। हम्म। तो उस जर्नलिस्ट जो इंटरव्यू ले रहा था टीवी पे, हम्म। उसने तरह तरह से उसको घेरने की कोशिश करी, और हम्म। पैकर ने बिल्कुल कामली उसको जवाब दिए हर चीज़ के। हम्म। और उसको समझाया कि ये क्रिकेट का विजन मेरा ये है, ये होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आएगा, सबको पैसे मिलेंगे, ठीक है। ये वो। हम्म। तो जनता को उस समय लगने लगा कि यार ये बंदा कुछ तो ठीक कह रहा है, मतलब ही इज नॉट एन एनिमी ऑफ क्रिकेट, हम्म। राइट। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, पैकर के थोड़ा सा इज्जत बच गई, इमेज बन गया थोड़ा सा। और इस बीच में मामला बिगड़ रहा था, क्योंकि आईसीसी भी इन्वॉल्व हो गया, इंटरनेशनल अच्छा। क्रिकेट काउंसिल जो है, हाँ। तो वो भी इन्वॉल्व होने लगे। तो अब उसमें बातें होने लगी कि इनको टेस्ट मैच से बैन कर देंगे, इन प्लेयर्स को, इनको काउंटी भी नहीं खेलने देंगे, डोमेस्टिक भी नहीं खेलने देंगे। तो एक तो क्वेश्चन है मेरा के, ये जब सारी बातें हो रही थी कि हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाँ, करेंगे, ये फॉर्मेट की बात उस टाइम तय हो गई थी कि ये शॉर्ट। फॉर्मेट नहीं था कुछ, अच्छा। फॉर्मेट कुछ अभी नहीं था। सिर्फ टीम्स अभी बन रही सोचो, हैं। क्या ये था कि ना रूल्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ना आपको पता है कहाँ खेलोगे, ग्राउंड्स क्या होंगे, रूल्स क्या रूल्स होंगे, क्या होंगे वो भी कुछ नहीं नहीं। पता था। लेकिन तभी तो हम कह रहे हैं कि दुनिया भर में प्लेयर्स को पैसों की इतनी किल्लत थी, और उनके बोर्ड्स उनके लिए इतने इंडिफरेंट थे, उदासीन थे। तो सोचो, सबने बिना कुछ सोचे बोलो हाँ यार पैसे दोगे हम कर देंगे, क्योंकि वो सब मे मतलब बी तरस रहे थे पैसों के लिए, मिलते नहीं था पैसे उनको इतने। एंड मे बी बेटर देन डूइंग एन ऑल्टरनेटिव जॉब, जब आप ऑल्टरनेटिव अपने जॉब बोर्ड क्या के था? लिए नहीं खेल हाँ, रहे, तब जॉब आप क्या था? किसी तरह तो पैसे कमाओगे। अरे और तो बोर्ड कुछ भी ख्याल नहीं रखता। टेनिस ली ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए एक दफा हाँ। उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ स्पाइन में, ही वॉज इन हॉस्पिटल, हिज अच्छा। बोर्ड डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज इलाज। तो ये तो हालात थे, तो क्यों नहीं आएंगे बंदे आपके पास? अंडरस्टैंड। या तो ऐसा लग रहा था अब कि भाई जो पैकर वाले प्लेयर्स हैं ना, उनको शायद अब कभी और मौके नहीं मिलेंगे इस सीरीज के आगे। हम्म। लेकिन पैकर ने बोला चलो मैं बातचीत तो कर रहा हूँ। तो हम्म। उसने एक मीटिंग करी आईसीसी के साथ, लॉर्ड्स में बड़ा सा एक कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह में बैठे ये लोग। लेकिन डेढ़ इस घंटे तरफ इस टाइम तक पब्लिक सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा था। उसी वक्त उसी ट्रिप पे ना, जब उन्होंने टीवी वहां इंटरव्यू पहुंचे दिया, वो उसके दो तो दिन बाद वो आईसीसी पहुंच के गया साथ। आईसीसी। आईसीसी ठीक ने है। मान ठीक बोला आओ बातचीत करो यार, क्या चल रहा है ये है। सब। तो उनके साथ मीटिंग करी कैरी पैकर ने, और करीब डेढ़ घंटे की मीटिंग थी। और उस मीटिंग में कैरी पैकर ने बोला कि देखो भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, या। और इन लोगों को पैसे की जरूरत है, मैं तो ये कर रहा हूँ, सबके लिए अच्छा है, हम्म। क्रिकेट भी बढ़ेगा आगे इससे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि हाउ टू अवॉइड डूइंग दिस। तो कैरी पैकर ने बोला सीधे सीधे कि यार देखो, मेरे को
अगले साल से क्रिकेट के टेलीकास्टिंग राइट्स चाहिए, ये सब खेल उसी का है। यस। तो अगर मुझे क्रिकेटिंग के टेलीकास्ट करने के राइट्स मिल गए तो मैं यहाँ से हट के उस पर ध्यान दूंगा और ज़्यादा अच्छा ही करके दिखाऊंगा, तो वो करवा दो। अब आईसीसी थे, दे आर नॉट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, तो आईसीसी ने बोला भाई हम तो नहीं कर सकते, आपको क्या प्रॉमिस करें हम, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से हम तो प्रॉमिस कर नहीं सकते। तो पैकर को आया गुस्सा, उसने, आदमी ऐसा था, तो उसने बोला कि यार तुम बातचीत क्यों करने आए हो फिर, मतलब वो निकल गया मेरा मीटिंग टाइम से। वेस्ट कर हाँ, वो मीटिंग से निकल गया, बोला अब से मैं ना किसी की सुनूंगा ना मैं किसी को हेल्प करूंगा, तुम साले जाओ भाड़ में, अब जो भी हो मे द डेविल टेक द हाइंड मोस्ट, कि शैतान ले जाए तुम्हें, जो भी पीछे रह जाए, लेकिन मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये बोला, ये सब भी पेपर में आया, तो लोगों को जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी थी तो लोगों ने बोला ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है यार। और प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे उनके दिल में दुखी मची थी कि ये तो हमें यार ले ये तो डूबेगा। ले डूबेगा, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, हम बैन हो जाएंगे, ये तो बिजनेसमैन है एंड ऑल दैट। लेकिन इस बीच में एक बंदा है जिसने हार नहीं मानी, वो था हमारा टोनी ग्रेग। टोनी ग्रेग ने तो कह लिया था बॉस तुम मेरे हक पे कैसे ऐसे कर सकते हो, तो उसने ये कोर्ट ले गया, इनको खींचा, अच्छा, अदालत ले गया, और अपने अदालत, बोर्ड को। अपने बोर्ड को और आईसीसी को अच्छा। उसने केस कर दिया कि यार अब ये मैजिस्ट्रेट ही हम्म। सुनेगा हमारी बात। हम्म। तो एक 1.5 महीने ये सब चला। बाय द वे इस बीच में ये जो एशेज का टूर था वो हुआ, ऑस्ट्रेलिया अच्छे से पिट गई उसके अंदर, 3-0 हारे वो लोग, क्योंकि उनका प्लेयर का मोराल ही खत्म हो गया था कि ये सब क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, पता नहीं आज है कल नहीं है, तो वो तो अच्छे अंडरस्टैंड। से हारे। अच्छा, वो उसके बाद अदालत में सब हुआ, बड़े सारे लोग आए, गवाहियां हुई, एस्टैब्लिश प्लेयर्स भी आए, सब लोगों ने बातचीत की, जो भी हुआ, एंड में जो जज थे उन्होंने खरी खोटी सुनाई इन लोगों को, अपने टीसीसीबी और आईसीसी को। उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने बेनिफिट के लिए प्रोफेशनल प्लेयर्स का पैसा कमाने पे कोई बैरियर नहीं लगा सकते, ठीक है। तुम कुछ जो भी करते हो तो करो, लेकिन ये इनका हक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके प्रोफेशन में ही ये क्रिकेट खेलना है और उसी से उनके पैसे बनते हैं, उसी से उनका गुजारा होता है, तो तुम लोग कोई नहीं होते इनको परफेक्ट। बैन करने वाले या कुछ करने वाले। ठीक है। ठीक है। लेकिन बाय द वे बाद में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों पे बैन लगे थे, लेकिन वो मामला सुलझा बाद में। खैर एनीवे, तो कोर्ट सेड गो अहेड भाई, वेरी क्लियर। तुम्हें जो करना है तुम करो। ओके, अब तक का एक छोटा सा समरी दे देता हूं मैं कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने कैरी पैकर को टेलीकास्टिंग राइट देने से मना कर दिया। हम्म। कैरी पैकर को आया गुस्सा, हम्म। उसने एक अलग लीग बनाने की ठान ली, उसने दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स को पैसा फेंक के उसने हायर करना शुरू कर दिया। बात जब खुली तो खूब सारा स्कैंडल हुआ, प्रेस में, पब्लिक में, और इसके बाद बोर्ड्स ने प्रेशर डालना शुरू किया प्लेयर्स पे, तो टोनी ग्रेग अदालत गए और अदालत ने उनके फेवर में। टीसीसीबी और आईसीसी को फटकार लगाई और इसको डब्ल्यूएससी को आगे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ठीक है। अब आते हैं होता क्या है फिर। अब अभी हम डब्ल्यूएस किस साल की बात करें? वी आर स्टिल दिस इन इज वी स्टिल इन 77। 77 पहला सीजन जो पैकर की डब्ल्यूएससी का होना था, दैट वाज गोइंग टू बी 78 79 77 78, अच्छा। which would be starting in December and ठीक है। going up to Jan Feb or so। तो पहली बात तो ये कि अब डब्ल्यूएससी करना है तो तैयारी शुरू करो, क्योंकि 2-4 महीने के अंदर अंदर सारी तैयारी करनी थी। तो इन लोगों ने सबसे पहले तो बोला कि भाई टेस्ट मैचेस तो हम बुला नहीं सकते, क्योंकि टेस्ट मैच जो वर्ड है उसकी कॉपीराइट है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के पास, जो कि इंग्लैंड साइड से होता है। इंटरेस्टिंग। तो और रूल्स जो होते हैं क्रिकेट के वो भी कॉपीराइटेड। अच्छा। तो इन लोगों ने सबसे पहले तो एक अपना रिटायर्ड क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलिया का, रिची बेनो, ओके। बहुत फेमस क्रिकेटर था, बैट्समैन एंड गूगली बॉलर, और अब वो जर्नलिस्ट थे, कंसल्टेंट थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो उनको पकड़ा कि आप ज़रा हेल्प करिए, हमें कंसल्टिंग करिए कैसे करना चाहिए इसको। तो उन्होंने बैठ के सबसे पहले तो बोला इसको हम टेस्ट मैच नहीं बोल सकते, बट वी विल कॉल इट सुपर टेस्ट। तो ये लूप होल, सुपर टेस्ट ठीक। नाम देंगे इसको हम। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद रिची बेनो एक दो लोगों ने बैठ के गेम्स के रूल जो थे, जो नॉर्मली टेस्ट मैच पे, उन लोग को थोड़ा यहाँ ट्वीक किया, थोड़ा वहाँ ट्वीक किया, थोड़े बड़े करके पूरे रूल्स एंड गाइडलाइंस दोबारा से लिखे इसके। ठीक चलो है। ये हो गया। ओके। अब ग्राउंड्स कहाँ से आए, हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े सब फेमस बोर्ड के ग्राउंड्स थे आएंगे। वो बोर्ड्स के इन्फ्लुएंस में थे।
अच्छा। So there's a Sydney cricket ground, Melbourne cricket मेलबर्न। ground, MCG, SCG बोलते हैं, एडिलेड का गैबा, पर्थ का, जी जी। एंड सो ऑन. तो इन लोगों को ग्राउंड तो देने वाले कोई था बट नहीं. दे वर प्राइवेटली ओन्ड ग्राउंड्स They were बट। they were owned by some. Every city has its own public अच्छा। space, right? Trust जो भी कहो, but ठीक। they were beholden to द ACB, बोर्ड्स। है ना? तो वो नहीं मिलने वाला था उनको. तो इन लोगों ने क्या किया, ग्राउंड दूसरे ढूंढते हैं. तो दे एक्चुअली वेंट और उन्होंने ऐसे ग्राउंड ढूंढे जैसे कि वो रग्बी जो जिसको ऑजी रूल्स फुटबॉल बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। वो फुटबॉल ग्राउंड पकड़ा उन्होंने, जो कि हाँ। क्रिकेट ग्राउंड से ज्यादा बड़े होते. इवन उन लोगों ने एक शो जंपिंग हॉर्स रेसिंग का ग्राउंड था, वो भी लिया, क्योंकि जहां आपको अच्छा सा ग्राउंड मिल जाए, स्पेक्टेटर की जगह मिल जाए और घास मिल जाए. बहुत लेकिन अच्छा। उन जगहों में, उन उन ग्राउंड्स में, उन स्टेडियम्स में पिच तो पिच था तो नहीं. है। क्रिकेट तो पिच तो प्रिपेयर होती है. ठीक। तो उन लोगों ने इसका तोड़ ये निकाला कि पिच हम अलग बनाएंगे. तो एक दूसरा सिंथेटिक ग्रीन पिच। हाउसेस बनाए, जहां पे उन लोगों ने 25-30 यार्ड्स के क्रिकेट पिच तैयार किए. उनकी डेप्थ होती है 2-2, 3-3 फीट डेप्थ होती है. तो ग्रीन हाउसेस में उन लोगों ने कुछ महीने लगा के पिच तैयार की. और उनका ये था बेसिकली उस पूरे बस पिच को उठाएंगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. और रख देंगे। हॉवरक्राफ्ट से दे ड्रॉप्ड इट इनटू द मिडल ऑफ दोस ग्राउंड्स. ये उन्होंने मतलब ये इसका तोड़ निकाला. टेक्नोलॉजी अमेजिंग यूज करी है. स्टफ, अमेजिंग मतलब स्टफ। व्हेन यू आर कमिटेड देन यू आर कमिटेड, राइट? और उसके बाद ओरिजिनली इन्होंने सोचा था कि ये जो मैचेस होंगे, ये दिस विल बी ऑस्ट्रेलिया 11 वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11. लेकिन इस बीच में हुआ ये कि वेस्ट इंडीज के तो ऑलमोस्ट पूरी साइड आ गई थी इनके पास. तो ठीक है। और क्योंकि क्या, वेस्ट इंडियंस तो ये कह रहे थे, बॉस हम अपने पूरी क्रिकेटिंग जिंदगी में 15 साल खेल के जितना नहीं पैसा कमाएंगे, वो तो ये बंदा इसमें हमें 3 साल में दे देगा. उसके बाद हम जो भी करेंगे, ठीक है. तो राइट राइट। और वहां तो एकदम मतलब लाले पड़े होते वेस्ट इंडीज में, खासकर दे वो पोरली पे. तो एंड सच सब ब्रिलियंट प्लेयर्स दे वर। ब्रिलियंट प्लेयर्स, वर्ल्ड डोमिनेटिंग राइट। प्लेयर्स. कंप्लीटली। तो उन लोगों की तो एक पूरी वेस्ट इंडीज साइड आ गई थी. उधर ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी आ गए थोड़े से, इंग्लैंड भी आ गया. तो उन लोगों ने क्या किया, 3 टीमें होंगी. एक होगा ऑस्ट्रेलियन 11, एक होगा वेस्ट इंडीज 11, और एक होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11. ठीक है। तो इस तरह से उन लोगों ने फॉर्मेट रखा. और उसके बाद इन लोगों ने दिसंबर के महीने में 77 में इन लोगों ने पहला सुपर टेस्ट मैच शुरू किया. स्टिल फुल 5 days। हाँ, नॉट इवन 5 लाइक days. काउंटी क्रिकेट वो ना 3 ना दिन। ना ना, नहीं नहीं नहीं, ये टेस्ट मैच जैसा ही था बिल्कुल. इंटरेस्ट। या लेकिन अच्छे से उन लोगों ने. अब इसके अंदर क्या था कि पब्लिक को लाना सबसे बड़ी बात है. राइट। ठीक है, आप टेलीकास्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बहुत बात अच्छी है. बात है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, टू हैव ऑडियंस पार्टिसिपेट। स्पेक्टेटर्स, राइट? वो शोर शराबा सब कुछ चाहिए आपको. तो पब्लिक को लाने के लिए मार्केटिंग भी काफी जबरदस्त चाहिए होती है. तो इन लोगों ने मार्केटिंग करी कि भाई पोजिशनिंग दिस होल थिंग एज ऑलमोस्ट लाइक ग्लैडिएटोरियल कॉन्सेप्ट, राइट? कि या फास्ट बॉलर वर्सेस बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, और ये और वो खूब एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग पे बेइंतहा खर्चा किया. लेकिन पहले मैच में, जब पहला मैच हुआ था इनका सुपर टेस्ट, उसके अंदर उसी वक्त इंडियन टीम वाज टूरिंग ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की एक बेकार सी साइड, बी साइड आप कह सकते हो, दे वर प्लेइंग अ टेस्ट मैच विद इंडिया सेम टाइम, जब इनका पहला सुपर टेस्ट. पब्लिक को वो लगता है कि हाँ भाई वो असली टेस्ट मैच है. उनको लगा ये तो शोमैनशिप है, एंटरटेनमेंट है, एग्जीबिशन तो मैच. सर्कस है। तो एक तरफ वहां पे एडिलेड में वो मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया साइड, जो कि On their बचे good हुए Western। ऑस्ट्रेलियंस हैं. और वहां पे 20-20 हजार लोग आए एक बार, हर रोज. ज्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं है एडिलेड का. और इधर इनके पहले इतना एडवर्टाइजिंग, इतना मार्केटिंग करने के बाद, इनके यहाँ पे पहले दिन 500-700 लोग, बड़ा सा स्टेडियम और 500-700 लोग इधर उधर बैठे. अच्छा। तो इन लोगों को तो लगा बॉस ये तो बड़ी गड़बड़ है फिर. एनीवे, कंटिन्यू कंटिन्यू, आ जाएंगे आ जाएंगे. लेकिन एक मैच हो गया पूरा, लेकिन ज्यादा जनता आई नहीं यार. तो किसी भी दिन मतलब 1000-1500 से ज्यादा लोग ही नहीं होते थे, और दुनिया के टॉप मोस्ट लोग खेल रहे हैं.
आप टेलीवाइज कर रहे हो इतने जबरदस्त, क्योंकि टेलीविजन पे क्या इनके चेंजेस ऐसे करे इन लोगों ने। जैसे पहले के जमाने में ना इतने कैमरे नहीं होते थे, चार तीन चार हाँ कैमरे हाँ होते थे, हाँ हो जाता था। हाँ तो इन लोगों ने 8 कैमरा लगाए, एकदम सुपर डुपर कैमरा, और एकदम कहीं पे क्लोजअप चल हाँ, रहे हैं, कहीं क्लोजअप्स पे ऑफ द सुपर सुपर क्विक स्लो मोशन, इंस्टेंट स्लो मोशंस, और जिस तरह की जूमिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट पहले के ज़माने में जो टीवी कवरेज होती थी, हम्म उसके अंदर बैटिंग बॉलिंग जो हो रही थी वो एक साइड से होती थी, पिच के एक तरफ से। हम्म तो आधे टाइम आप बैट्समैन को पीछे से देखते थे, बॉलर वहां से आ रहा है, और आधे टाइम आप बॉलर की तरफ से देखते थे। क्योंकि बस वही कैमरा वहीं एक फिक्स्ड कैमरा एक होता ही होता था। था इस तरह का फिक्स्ड। तो पैकर ने कहा कि दोनों तरफ कैमरे लगाओ, मुझे आधे मैच, क्योंकि आधा मैच वैसे ही चल रहा है ना, आधे मैच मुझे बैट्समैन का पिछवाड़ा नहीं देखना है। दिस इज इज वर्ड, आई डोंट वांट टू सी अ बैट्समैन्स आर्स फॉर हाफ द मैच। तो इस तरह की इनोवेशन, 8 कैमरे के इनोवेशन, इस तरह की टीवी कवरेज वाज ग्रेट। स्टंप माइक्स, स्टंप में पीछे कहाँ माइक्स लगाते थे, अब तो अब आजकल तो कॉमन है। तो स्टंप माइक लगाते ही मतलब जो चीजें वहां चल रही है आउट इन द मिडल, वो आपके ड्राइंग रूम में आता यू दिखा, आर तो इन खच द खच करके गेम। आवाज, यूर इन द गेम। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी स्टंप के पीछे माइक लगाने की, तो उन लोगों ने क्या किया, छोटे हम्म छोटे माइक्स उन लोगों ने कॉन्डम्स में डाल के जमीन के नीचे दबाए। क्योंकि उस तरह की चीज बनी नहीं थी उस वक्त। तो इस तरह की तो उन लोगों ने सब कवरेज वगैरह की, लेकिन पब्लिक नहीं आ रही थी। ऑडियंस नहीं, तो स्पेक्टेटर। अब क्या, वो एडवर्टाइजिंग बढ़ा दो, जो मर्जी कर लो, मीडिया तो कहता था ये तो पैकर्स सर्कस है, ये कोई असली मैच नहीं है, सर्कस है। तो फिर एक ऐसी चीज हुई, अब मैं आप तुम्हें बताऊंगा, ऐसी चीज हुई जिससे कि सारा गेम ही पलट गया। हम्म एक हादसा, एक्सीडेंट। हम्म अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया 11, वेस्ट इंडीज 11। उनका एक बॉलर था वेस्ट इंडीज का, उस समय बहुत ही फिरोशियस बॉलर था, एंडी रॉबर्ट्स। हम्म। सो एंडी रॉबर्ट्स बॉलिंग कर रहे हैं। जब एंडी रॉबर्ट्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, तो इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स उनके साथ खेल रहे थे। तो एंडी रॉबर्ट्स सच अ फायरी बॉलर, वो बाउंसर पे बाउंसर मारता था ना, ही वुड एम कि यार जाके सारे इसका सर तोड़ दूंगा, वैसे बॉलिंग करता था। तो डेंजरस बॉलिंग करता था। लेकिन उस समय ये रूल्स ही नहीं थे कि हाँ, बाउंसर्स वर उस लिमिटेड, टाइम एक ओवर में एक ही चलेगा। तो उस समय इंग्लैंड का एक प्लेयर था, वो काउंटी में खेल रहा था अगेंस्ट एंडी रॉबर्ट्स। तो उसने क्या किया कि इस बंदे से बचने के लिए उसने क्या किया, घर गया, और उसके पास एक मोटरसाइकिल हेलमेट थी। तो उसने एक कारीगर को दिया, लोकल कारीगर को बोला कि यार इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंज करके थोड़ा हल्का कर, थोड़ा दिखे ठीक से एंड ऑल दैट। तो उसने कुछ चेंजेस करवा के उसने वो हेलमेट रख लिया था अपने पास कि यार एंडी रॉबर्ट्स के अगेंस्ट खेलूंगा तो मैं ये हेलमेट मुझे पहन के हेलमेट पहनना खेलूं। क्योंकि वो तो सर तोड़ेगा। सेंसर है। तो ये अपने जो डेनिस हेमिस थे, ये भी डब्ल्यूएससी में थे। एनीवे, तो वो इंग्लैंड के साइड से थे, इस मैच में नहीं थे वो, क्योंकि दिस वाज अ मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी, काफी एक्साइटिंग खिलाड़ी था उस टाइम का, जैसे हमारे आजकल सूर्य कुमार यादव जैसे है ना, उस समय का वो एक्साइटिंग यंगस्टर था, 22-23 साल का लड़का था, हम्म डेविड हुक्स नाम का। ही हम्म वॉज बैटिंग, हम्म और एंडी रॉबर्ट्स बॉलिंग कर रहे हम्म थे। एंडी रॉबर्ट्स अपने टिपिकल स्टाइल में बाउंसर मार रहे हैं, ये बंदा थोड़ा सा बच गया एक हम्म एक बाउंसर को ये डेविड हुक्स गए हुक करने, और थोड़ा सा चूक गए, बहुत ज्यादा तेज थी, बॉल सीधा मुंह पे आई, हम्म जबड़ा टूट गया, और ऐसा टूटा कि मतलब खून खून, जबड़ा यूं बिल्कुल। हम्म तो सीधा हॉस्पिटल। हम्म। पब्लिक ने ये देखा और ये बात फैली, कहते भाई ये फ्रेंडली मैच नहीं है, ये एग्जीबिशन मैच नहीं है, ये हाँ, असली इंटेंस अग्रेसिव क्रिकेट चल रही है यहाँ पे। करेक्ट। तो जाके पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें जागने लगा। तो इस इंसिडेंट से एक बात तो ये हुई कि पब्लिक को लगा हाँ भाई वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट कुछ बढ़िया चीज है। हम्म। दूसरा ये हुआ कि अगले दिन, अगले मैच में जब डेनिस हेमिस आए, तो वो हेलमेट पहन के आए। और उनके उनके टीम के कुछ और लोगों ने भी बोला हाँ हमें भी दो यार, हेलमेट पहनेंगे। तो पैकर ने ये देखा, तो उसने, एक लोकल मैन्युफैक्चरर था हेलमेट्स का, उसने उसको ये काम दिया कि तुम हमारे टीम्स के लिए हेलमेट डिजाइन करो जो क्रिकेट के लिए यूज हो, ये हम्म बाइक वाइक के हेलमेट्स नहीं चलेंगे हमारे लिए। एंड बिकॉज ही वॉज कंसर्न कि यार ऐसे तो एक एक करके हर मैच में ये हो रहा था, हर दिन कहीं खबर आ रही है किसी का अंगूठा टूट गया, किसी के रिब टूट गया, किसी का सिर फूट गया। तो पैकर ने बोला ये तो मेरे पे इतने सारे पैसे दे के लाया हूँ, उसने बोला हेलमेट पहनना जरूरी है। हम्म जो प्लेयर मना भी करता था, तो उसने एक बार बोला चैपल को कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हें पैसे इस बात के नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग चोट लगवाओ और 6-6 महीने हॉस्पिटल में रहो, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, चुपचाप बिल्कुल। हेलमेट पहनो। तो इस तरह से हेलमेट की एंट्री हुई क्रिकेट के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग।
तो एनीवे, तो क्रिकेट चला और ये इसका वैसे वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स ये रूल ला सकते थे, करेक्ट, बिकॉज द एब्सोल्युटली। वे दे चेंज द स्पोर्ट हम्म। विद देयर बॉलिंग। हाँ बिल्कुल। तो ये था 77 78 का सीजन में, इस तरह से खूब सारे गेम्स हुए, रन्स बने, ये हुआ, लेकिन जब सीजन खत्म हुआ तो पैकर वाज इन लॉसेस। उसको इतनी जनता नहीं ला पाया, टिकट सेल्स नहीं थी हाँ। इतनी, और उसने एडवर्टाइजिंग पे बहुत पैसा खर्चा किया था, प्लेयर्स पे खर्चा किया था। हम्म। तो खैर चलो, उसने बोला लॉन्ग टर्म गेम है, तो लॉसेस सबके हो रहे थे। दूसरी तरफ जो क्रिकेट बोर्ड्स थे उनके भी लॉसेस हो रहे थे, क्योंकि उनके जो मैचेस होते थे और स्टेडियम अटेंडेंस होती थी, चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे इंग्लैंड में, कहीं पे भी, स्प्लिट तो सबके हो ही गई। स्टेडियम अटेंडेंस कम होने लग गई। जब वो कम होने लग गई तो उनके फाइनेंशियल्स पे पड़ी, क्योंकि उनके कमाने का जरिया ज्यादा उन लोगों ने खुद नहीं ढूंढा था। और वैसे भी पहले से भी आई थिंक आपने शुरू में भी हाँ, बोला था कि अटेंडेंस कम हो, द ग्राफ वाज गोइंग डाउन गोइंग डाउन, एनीवे। बट इट हैड कम अप, क्योंकि कलर टीवी आ गया था, तो वो अब ठीक अच्छा, होने लगा था। बट उनकी ठीक है, स्टेडियम अटेंडेंस उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स था। स्टेडियम में ठीक है। जनता आधी हो जाएगी तो कैसे चलेगा? हाँ, तो दे वर ऑल हर्टिंग। ठीक है। लेकिन अगले साल तक, फिर सेकंड सीजन जब तक आया 78 79 में, हाँ। तो पैकर ने अगले सीजन निकाला। अब पैकर ने एक चीज सोच ली कि यार, पिछले बार उसने एक दो मैचेस करवाए थे डे नाइट्स, हम्म। तो उसने ये देखा कि पिछले बार ज्यादा अटेंडेंस तब आती थी। हम्म। जनता जो मजे करने के लिए निकलती है ना, फैमिली के साथ वीकेंड पे जाना शाम को एंड ऑल दैट, तो उसने बोला कि यार सेकंड सीजन में यही ज्यादा करेंगे हम। तो उसने सुपर टेस्ट भी किए, लेकिन उसने काफी सारे फिर उसके अंदर जोड़ दिए वन डे मैचेस, लिमिटेड ओवर मैचेस। हम्म। और लिमिटेड ओवर मैचेस उसने फ्लड लाइट्स में करना शुरू किया। हम्म। दिस वाज आल्सो फर्स्ट टाइम कि लिमिटेड ओवर मैचेस डे नाइट होंगे, आधे मैच दिन में और आधे मैच फ्लड लाइट्स में होगा। हम्म। इससे लोग और एक्साइटेड हुए फिर, और उन्होंने एडवर्टाइजिंग वगैरह की, और जनता को फिर लगने लगा कि ये तो बड़ा मजेदार है यार, इट्स लाइक अ कार्निवल। और वैसे बढ़िया तो क्रिकेट भी देखो और फ्लड लाइट्स में देखो, शाम को जाके मजे करो। वेदर भी अच्छी, ऊपर हाँ, से आप काम खत्म करो उसके बाद आओ। हाँ। तो ये उसने स्टार्ट किया, बोला सेकंड सीजन में ये ज्यादा करेंगे, तो इसने ये किया। तो एक और नया इनोवेशन ये लेके आए। हम्म। उधर ऑस्ट्रेलियन की टीम, जो उनकी नेशनल साइड थी, वो इतनी वीक हो गई थी हम्म। कि सेकंड सीजन जब इनका शुरू हुआ 78 79 का, तो इंग्लैंड से भी एक साइड आई खेलने के लिए। हम्म। तो उन्होंने उस समय अपना कैप्टन चेंज कर दिया था, माइक ब्रेयरली नाम का एक बड़ा अच्छा। अक्लमंद आदमी था, वो लेके आया था। ऑस्ट्रेलिया की साइड इतनी वीक हो चुकी थी कि ऑस्ट्रेलिया में आके इंग्लैंड साइड ने अच्छे से उनकी थ्रैशिंग चल रही थी। तो हर तरफ त्राही त्राही मची थी, पब्लिक कह रही थी ये कैसी नेशनल साइड है यार, जीतते नहीं है, हारते जाते हैं। उधर मीडिया भी कह रही है कि तुम्हारे बेस्ट प्लेयर्स तो है नहीं तुम्हारे पास, क्या सीरीज कर बिल्कुल। रहे हो। उस तरफ वेस्ट इंडीज की बोर्ड रो रही है कि यार हमारे स्टेडियम में लोग नहीं आ रहे और कुछ नहीं होने वाला। तो एवरीबडी वाज ऑन लॉसेस। हम्म। तो पैकर तो बोले कि हाँ यही तो खेल है भाई। तो पैकर ने अब पैसे बनाने शुरू कर दिए थे, सेकंड सीजन बहुत बढ़िया चल रहा था। हम्म। ये इमरान खान बॉलिंग कर रहे हैं इधर ही। और इन लोगों ने एक और चीज की थी डब्ल्यूएससी ने, कि सेकंड सीजन तक उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट निकाला था, फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। सो उन्होंने कुछ साइंटिस्ट लगाए और एकदम सुपर स्लो मोशन वगैरह करके उन लोगों ने टॉप 10 बॉलर्स जमा किए, और देखते हैं कि कौन उनमें फास्टेस्ट कॉन्टेस्ट बॉलर है। करा दी। उनमें कॉन्टेस्ट है, उसको उन लोगों ने उछाला कि देखो इतने फास्ट बॉलर, ठीक दुनिया है। के फास्टेस्ट बॉलर्स ये हैं। बाय द वे, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं तुम्हें कहूंगा, और इनफैक्ट अपने ऑडियंस को भी कहूंगा कि हम्म। यूट्यूब पे आप सर्च करो। करीब 40 50 मिनट, एक घंटे का ये है, जिसके अंदर वो प्रॉपर मेथोडोलॉजी दिखाई है, और उस समय दिखाया है कैसे फास्टेस्ट बॉलर्स कैसे ये मेजर कर रहे थे। तो ये सब मार्केटिंग के तरीके और थे। इसी तरह से तो स्पेक्टेटर इंटरेस्ट बनता है, तभी हाँ, तो आप आओगे देखने के लिए। करेक्ट करेक्ट। वेरी कूल। तो क्योंकि एवरीबडी वाज गोइंग इनटू लॉसेस, तो फिर आईसी, और दूसरी बात ये थी कि 1975 1979 में दूसरा वर्ल्ड कप होना था, हाँ। और आईसीसी ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो आईसीसी को भी थोड़ी सी चिंता होने लग गई थी कि भाई हमारे जो टॉप के प्लेयर नहीं आएंगे तो हमारा वर्ल्ड कप भी फुस हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। By apparent coincidence, today's meeting at the MCG coincided with an article in this morning's Melbourne Age in which cricket writer Peter McFarlane urged the Australian Cricket Board to admit defeat and start discussions with Mr. Packer's organisation. तो आईसीसी के हाँ करने के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेक दिए। उन्होंने पैकर से कॉम्प्रोमाइज किया, बातचीत करी। पैकर को अगले 3 4 जितने भी सालों का उसको चाहिए था, उसको उसके ले टीवी भाई तू राइट्स हमारे टीवी राइट्स। ले जा, खुश रह, जी ले अपनी जिंदगी। तो ये सब करने के बाद फिर धीरे धीरे फिर अब वर्ल्ड सीरीज का जरूरत नहीं है,
लेकिन सारे प्लेयर्स को अपने अपने नेशनल साइड्स में अब्जॉर्ब होने ठीक है। शुरू हो गए। हाँ। और इसके एक बोनस के तौर पे कैरी पैकर और को एक और मौका मिला, एक नई कंपनी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर बनाई, जिससे वो क्रिकेट के गेम को पॉपुलराइज करें और मार्केटिंग करें उससे भी खूब पैसे बनाए उन्होंने। हम्म, और लेकिन ये जो WSC था, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, हम्म, ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने इस नाम को जिंदा रखा। आगे कई सालों तक जब वो ट्रायंगुलर सीरीज करते थे, उसका नाम होता था वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट। और हमने 80s में जाके तो देखा देखा है हमने बेंसन एंड हेजिस या की शायद वही वर्ल्ड सीरीज WSG क्रिकेट होती करे। है। हाँ। और उस समय हम लोग की आंखें खुली खुली रह गई थी, यार क्या टीवी कवरेज है। हम लोग तो दूरदर्शन के आदी थे। और तब हम लोग, याद है, सुबह सुबह उठते थे, शाम सुबह 4 बजे उठ के हम लोग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाना होता था। चैनल 9 देखते थे। और क्या जबरदस्त चैनल टीवी 9 का तो कवरेज होती थी। लोगो उस टाइम के जो हाँ हम उस टाइम के हैं वी हाँ वर किड्स एट दैट टाइम, तो या लोगो भी डॉट 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 लाइन डॉट हाँ डॉट वैसा एग्जैक्टली, याद लोगो है ना। होता और था, रिची वो भी बेनो याद वाज द है। मेन कमेंटेटर। हाँ और इयन चैपल भी कमेंटेटर हाँ बने उसके अंदर। तो ये सब कुछ सबके लिए अच्छे से वर्कआउट हो गया। तो इस तरह से धीरे 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 वन डे इंटरनेशनल्स, बिकॉज उसके अंदर ही ग्लैमर था, उसके अंदर ही ऑडियंस के डे अटेंशन, नाइट और धीरे इस धीरे तरह के। वन डे इंटरनेशनल्स बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। लोग टेस्ट मैच को थोड़ा सा भूल गए, यार बोरिंग है, वन डे में मजा आने लग गया। हम लोग भी एज ऑडियंसेस वी वर पार्ट ऑफ दैट, राइट। तो इस तरह से बिकॉज ऑफ कैरी पैकर all these things happened. One day internationals became the norm. Colored clothing, floodlights, day-night matches, white cricket ball, stump microphones, fielding restrictions, all the helmets, of course. तो अगर कैरी पैकर ने ये सब नहीं किया होता ना अपनी जिद में आके, तो हमें ये जो रूप रंग आज क्रिकेट का मिल रहा है, जिसको हम लोग एंजॉय करते हैं, वो नहीं होता। तो अगली बार जब हम लोग, आप लोग, सब लोग जब वर्ल्ड कप देखें, IPL देखें, तो याद रखिए किसको थैंक यू बोलना है, कैरी पैकर कैरी को। पैकर। कैरी पैकर की वजह से हम सबको आज क्रिकेट, इस सबसे बड़ी बात ये हुई कि गेम प्रोफेशनलाइज हो गया, पैसे आए गेम में। और उसकी वजह से आज के दिन में क्रिकेटर्स आर अमंग द रिचेस्ट सेलिब्रिटीज। क्रिकेटर विराट कोहली हमारा इज इन द विराट टॉप कोहली 10 ऑफ पूरी दुनिया में, ऑल हाँ ऑल एथलीट्स। या। तो इस तरह से प्रोफेशनलाइज भी हुआ, पैसे भी आए, और हमें भी ज़्यादा मज़ा आया गेम देखने का। परफेक्ट। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें कैरी पैकर का धन्यवाद करना चाहिए। कैरी पैकर डाइड द रिचेस्ट मैन इन ऑस्ट्रेलिया। वेरी So इंटरेस्टिंग। yeah, so he was a great businessman and he knew, तो उसको, इनोवेटर। हाँ इनोवेटर, एंड उसको पता था जो चाहिए वो चाहिए, उसको विजन। So we should thank him। और ये थी आज की कहानी। वंडरफुल स्टोरी एलके, दिस इज ग्रेट। तो ये थी हमारी आज की कहानी, कैरी पैकर और हिज इम्पैक्ट ऑन क्रिकेट के बारे में। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये था हमारा एपिसोड आज का, दुनिया जादू का खिलौना। अगली बार फिर मिलेंगे कोई बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लेके, कुछ लोगों की इंटरेस्टिंग बातें लेकर। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त LK। और मैं हूँ रिकी। बाय। टेक केयर।